Hello everyone. Today we are going to have a discussions on thrust force. थ्रस्ट फोर्स कैसे होता है और थ्रस्ट फोर्स का इस्तेमाल करके कैसे हमारा डिफरेंट व्हीकल प्रोपल्सन सिस्टम जैसे कि जेट इंजन आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो थ्रस्ट फोर्स है ये यहाँ जो जेट इंजन है वो कैसे थ्रस्ट फोर्स का इस्तेमाल करके फॉरवर्ड डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, या फिर रॉकेट का ही केस ले लीजिए, रॉकेट कैसे थ्रस्ट फोर्स का इस्तेमाल करके जो है सो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शंस में वो मोशंस कर रहा है, या स्विमर है, स्विमर के केसेस में भी जो है सो थ्रस्ट फोर्स गेन होता है और उसी के इन्फ्लुएंस में स्विमर्स हमारा आगे बढ़ता है। तो हम लोग थ्रस्ट फोर्स के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की कोशिश करेंगे जो है इस वीडियो में। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर आप थ्रस्ट फोर्स की बेसिक की बात करें तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के द्वारा हम थ्रस्ट फोर्स को जो है सो क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब कर सकते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में आप जानते हैं, इट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शंस एंड रिएक्शंस। एवरी एक्शन, जब भी एक एक्शन होगा तो उसके रिस्पॉन्स में साइमल्टेनियसली उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक रिएक्शन फोर्स डेवलप होगा। तो ये तो न्यूटन्स थर्ड लॉज है। या फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ के साथ साथ आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके भी जो है सो थ्रस्ट फोर्स के मैकेनिज्म को बेटर वे में समझ सकते हैं। हम लोग दोनों चीज़ों को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि थ्रस्ट फोर्स को न्यूटन्स थर्ड लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी और अ सिस्टम्स एक्सपेल्स और एक्सेलरेट मास इन वन डायरेक्शंस, ये नियम ये कहता है कि अगर कोई बॉडी हो या सिस्टम्स अपने भीतर का कुछ मासेस, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में एक एक्सेलरेटेड वेलोसिटी के साथ एक्सपेल करता है, बाहर की ओर फेंकता है, तो क्या होता है कि वो जो एक्सेलरेटेड मास है जिसको वो बाहर की ओर फेंकता है वो सिस्टम, दैट एक्सेलरेटेड मास कजेज अ फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शंस टू बी अप्लाइड टू द सिस्टम। तो वो जो अपोजिट जो मास वो एक्सपेल करने की कोशिश करता है वही मास एक रिएक्शन फोर्स उस सिस्टम पे लगाती है जिसकी वजह से वो मोशंस में आता है। तो न्यूटन इक्वल मैग्नीट्यूड का रिएक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। सो इसके कहने का मतलब है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ थ्रस्ट फोर्स वी आर रेफरिंग टू द फोर्स दैट ए बॉडी रिसीव्स आफ्टर प्रीवियसली इमिटिंग व्हाट इज़ द अप्लाइडेड फोर्स। मतलब जब भी हम थ्रस्ट फोर्स की बात करते हैं तो एक्चुअली में हम उस रिएक्शन फोर्स की बात करते हैं जो एक्शन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस हुआ है। अब ये लाइन तो मैंने बोल दिया, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा अगर जानना हो तो इस वीडियो को कृपया आप देखिए, यू कैन सी एंड अंडरस्टैंड क्या रहा है इस वीडियो में। आप देख रहे हैं कि एक बंदे ने एक बैलून में हवा को भर करके इन्फ्लेट करके उसको हाथ से पकड़ रखा है, उस बैलून को ही इज़ होल्डिंग द नेक ऑफ द बैलून, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि जब बैलून में एयर है और आपने उसके नेक को हाथों से दबा रखा है तो उस केसेस में क्या हो रहा है कि जो बैलून के चारों तरफ का जो वाल है उस पर क्या हो रहा है कि इक्वल प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है। क्या हो रहा है, देयर इज इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर, ठीक है, ऑन द वाल ऑफ द बैलून। तो उस केसेस में क्या है कि आपका बैलून जो है सो मतलब स्टेबल है। अब क्या होता है कि जैसे ही आप जो है सो बैलून के नेक को रिलीज़ करते हैं, द मोमेंट यू रिलीज द नेक ऑफ द बैलून, तो क्या होता है कि जो अंदर का जो एयर है, ठीक है, अंदर का एयर एक लार्जर वेलोसिटी से जो है सो बाहर निकलता है, क्योंकि बाहर का प्रेशर क्या है, लो प्रेशर है, और अंदर जो एयर पड़ा हुआ है उसको हाई प्रेशर्स पे है, क्योंकि बैलून का वाल जो है सो उस पर एक प्रेशर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो वो हाई प्रेशर्स पे है। तो वो जो एयर होगा वो क्या होगा, बाहर निकलेगी काफ़ी तेज़ी से। तो जब एयर वो बाहर निकलेगा वो एयर, तो वो क्या करेगा कि निकलते समय, चूँकि वो एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से बाहर निकल रही है, तो निकलते समय ही वो एक फोर्स अप्लाई करेगा हमारे सिस्टम पे, जिसकी वजह से हमारा बैलून जो है सो मोशन में आता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है कि बैलून इन्फ्लेटेड है और जैसे ही उसके नेक को रिलीज़ किया गया तो हवा तो निकल ही रही है और साथ में बैलून भी जो है सो मूवमेंट कर रहा है। तो उस मूवमेंट के पीछे का रीज़न क्या है कि जो एयर है उसके अंदर, बैलून के अंदर जो एयर है वो एयर एक्चुअली जब बाहर निकलती है एक एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से, तो वो एयर निकलने के दौरान क्या करती है, एक रिएक्शन फोर्स बैलून पे अप्लाई करती है और जिसकी वजह से बैलून क्या हो रहा है, तो आपका मोशंस में आ रहा है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे स्टेटमेंट के थ्रू बताने की कोशिश की जा रही थी कि Thus, when we talk about the definitions of thrust force, जब भी हम thrust force के definitions की बात करते हैं, we are referring to the force that the body receives
आफ्टर प्रीवियसली इमिटिंग व्हाट इज कॉल्ड द अप्लाइडेड फोर्स। तो यहाँ अप्लाइडेड फोर्स क्या हुआ? अप्लाइडेड फोर्स हुआ कि वो जो बैलून का वाल है जिसकी वजह से उसके अंदर का जो एयर है उस पर एक पर्टिकुलर प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है। तो जैसे ही वाल आपने बैलून का जो नेक है जैसे रिलीज़ किया तो वो जो आपका एयर है वो क्या होगा, हाई वेलोसिटी से बैलून से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो जब वो हाई वेलोसिटी से बाहर निकलेगा तो उसी क्या हो रहा है, उस वो जो है सो इक्वल रिएक्शन फोर्स जो है सो बैलून पे अप्लाई कर रहा है। तो वो जो फोर्स है उसी को हम थ्रस्ट फोर्स के नाम से जानते हैं। सो द थ्रस्ट फोर्स, यहाँ द थ्रस्ट फोर्स ओनली अपीयर्स व्हेन देयर इज ए प्रीवियस एक्शन फोर्स। एक्शन पहले होगा उसके बाद थ्रस्ट फोर्स एज ए रिएक्शन के तौर पे पैदा होगी। एंड इट कैन ओनली अराइजेज व्हेन टू डिफरेंट बॉडीज कम्स इनटू द कॉन्टैक्ट। एग्जाम्पल क्या है? एयर एक्सपेल्डेड बाय द एरोप्लेन्स इन एटमॉस्फेयर। चलिए इसको, इसी एग्जाम्पल को अब हम लोग समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि ये बैलून है, ठीक है। इस बैलून में सिस्टम, अगर एज ए सिस्टम आप कंसीडर करिए तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। यहाँ क्या है, एक तो बैलून है आपका, ठीक है, और बैलून के साथ साथ उसमें क्या है, एयर डला हुआ है। ये दो हमारे सिस्टम का कॉन्स्टिट्यूएंट है ना। दिस टू आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर सिस्टम, बैलून और बैलून में क्या है, एयर है। ये दो हो गए। अब क्या हो रहा है कि इनका जो इनिशियल मोमेंटम है, जब आपने नेक को पकड़ रखा है उस समय जो इनिशियल मोमेंटम है पी इनिशियल, वो क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि आपका बैलून भी रेस्ट में है और एयर भी आपका रेस्ट में है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि अभी हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस का जो इन्फ्लुएंस है इसको नेग्लेबल मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका मास काफ़ी हल्का है, काफ़ी कम है। तो उस केसेस में क्या होगा कि इस बैलून पर लगने वाला जो नेट एक्सटर्नल फोर्सेस है अभी के डेट में, वो क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस वो क्या है, वो ज़ीरो है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस ज़ीरो है तो मोमेंटम इस सिस्टम का क्या होगा, कंजर्व रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि अगर किसी भी सिस्टम पे जो नेट अप एक्सटर्नल फोर्स अगर ज़ीरो है तो उस सिस्टम का मोमेंटम क्या करेगा, कंजर्व रहेगा। मतलब मोमेंटम को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर से समझिए कंजर्वेशन मोमेंटम को कि अगर किसी सिस्टम पे का इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो होगा, लेकिन उनके कॉन्स्टिट्यूएंट जो मतलब पार्ट है सिस्टम के, वो उनका मोमेंटम बदल सकता है, ठीक है, लेकिन जो उनका वेक्टर सम होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हो रहा है कि जैसे ही आपने नेक को रिलीज़ किया तो बैलून के प्रेशर की वजह से एयर जो उसके अंदर जो मास ऑफ द एयर जो है वो क्या हो रहा है, उसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी मिल गई, क्योंकि वो हाई प्रेशर्स पे था और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर है तो उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ क्या हुआ कि इसको जो है एयर जो आपका है, एयर मोमेंटम गेन किया, मतलब एयर का मोमेंटम चेंज हुआ डेल पी, ठीक है, एयर का मोमेंटम डेल पी से चेंज हुआ और यहाँ पर डेल पी एयर मैंने कर दिया। तो क्या होगा कि चूँकि इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो होना है तो मतलब क्या है कि आपका बैलून का मोमेंटम जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शंस में चेंज होगा। क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शंस में चेंज होगा, ताकि ये जो इनिशियल ये जो आपका मोमेंटम है, मतलब ये जो पी इनिशियल जीरो है तो पी फाइनल भी जीरो होगा। तो पी फाइनल जीरो का मतलब क्या हो गया कि डेल पी जो हुआ, मोमेंटम चेंज इन द बैलून, डेल पी ऑफ बैलून, ठीक है, और प्लस डेल पी ऑफ एयर, ये क्या होगा, तो ज़ीरो होगा। और आप इसलिए आप देख रहे हैं कि हवा जब इस साइड से निकलती है तो बैलून अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करेगा, ठीक है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द एयर एंड द बैलून हैव इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट ऑफ मोमेंटम। इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट ऑफ मोमेंटम क्यों होगा, क्योंकि जब इनका वेक्टर सम होगा तो ये वेक्टर सम क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और नेट मोमेंटम सिस्टम का ज़ीरो हो जाएगा। तो ये एक कॉन्स्ट्रेंट है जो नेचर ने हर मतलब सिस्टम्स पे अप्लाई कर रखा है, ये थॉरली फॉलो होने हैं। ये जो कॉन्स्ट्रेंट है ये बस यही कहता है कि अगर आपका सिस्टम इवॉल्व करेगा तो उन सिस्टम पे जवाबदेही है कि वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करेंगे, बशर्ते कि उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए बैलून अपोजिट डायरेक्शंस में मोशंस किया, ठीक है। चलिए इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। Here you can see कि यहाँ आप देख रहे हैं कि a girl is holding a girl is holding a gun। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक लड़की है जिसके हाथों में क्या है, एक बंदूक है, and she is trying to fire a bullet through the gun, ठीक है, वो बुलेट फायर करना चाह रही है गन के थ्रू। तो इसमें हो क्या रहा है इसको समझते हैं कि जैसे ही उस लड़की ने बुलेट को फायर किया
देखिए उसके हाथ से बंदूक छूट गई, क्योंकि बंदूक जो है सो पीछे की ओर रिकॉइल कर गई। अब बात आई कि आपने तो ट्रिगर दबाया, यू पुल्ड द ट्रिगर, एंड जैसे ही ट्रिगर दबा तो आपके बुलेट पे एक मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शंस में एक फोर्स लगा, जिसके पीछे डिफरेंट रीज़न है कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ, फिर ट्रिगर ने पुल किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आपका जो है सो गन आगे की ओर रिजेक्ट हुआ। ठीक है, तो जब गन आगे की ओर रिजेक्ट हुआ तो हमारा जब बुलेट आगे की ओर रिजेक्ट हुआ तो हमारा गन बैकवर्ड की ओर रिकॉइल हो गया। तो यहाँ भी ये थ्रस्ट फोर्स ही पिक्चर में आता है, क्योंकि होता क्या है कि इनिशियली अगर आप देखें, अगर आप इस केसेस को देखेंगे तो इनिशियली क्या है, आपका गन और बुलेट, ठीक है, ये दोनों क्या है तो रेस्ट में है। ठीक है, गन और बुलेट दोनों आपका रेस्ट में है, और जैसे ही बुलेट को फायर किया तो आपका बुलेट जो होगा डेल पी, बुलेट का मोमेंटम चेंज हुआ, डेल पी जो है बुलेट का वो क्या हुआ, तो अब ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ। तो चूंकि इनिशियल मोमेंटम देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या था, ज़ीरो था, और आप मोमेंटम जो है डेल पी बुलेट का मोमेंटम चेंज हुआ, ठीक है, तो गन का मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शंस में चेंज होगा, तभी जा करके जो है सो आपका नेट मोमेंटम जो होगा इस सिस्टम का कंजर्व रहेगा। तो इस इक्विलिब्रियम, ये जो आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करने के लिए या फिर नेचर के इस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो होना है तो गन को पीछे जाना पड़ेगा जो है सो, एंड दैट्स व्हाई द गन रिक्वायर्स बैक। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर बुलेट ने फॉरवर्ड मोमेंटम को गेन किया तो आपका जो गन है वो सिमिलरली क्या होगा, बैकवर्ड मोमेंटम को गेन करेगा, ताकि जो नेट मोमेंटम सिस्टम का हो वो क्या हो, ज़ीरो हो। ठीक है, अब रही बात यहाँ पे क्या चीज़ की कि गन आपका तो, बुलेट तो आपका काफ़ी तेज़ी से जो है सो अपने टारगेट को हिट किया, लेकिन गन जो है सो आप देख रहे हैं कि बहुत ही कम वेलोसिटी से पीछे की ओर बैकवर्ड हुई है। अब जैसा कि देख रहे हैं कि मतलब उसकी वेलोसिटी बहुत कम थी, तो ये इसलिए था क्योंकि आपका जो गन का मास है, द मास ऑफ द गन इज़ वेरी लार्ज। तो उस केसेस में क्या होगा कि उसका जो मोमेंटम होगा उसी प्रोपोर्शनल में क्या होगा, उसका मोमेंटम तो कांस्टेंट ही होगा, दोनों का, बुलेट का और गन का मोमेंटम कांस्टेंट है, बट द मास ऑफ द गन इज लार्जर, एंड दैट्स व्हाई द वेलोसिटी ऑफ द गन जो होगा वो प्रोपोर्शनली जो है जो रिड्यूस हो जाएगा मास के ज़्यादा होने की वजह से। तो आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि जैसे ही बुलेट फायर हुआ, मतलब ए पर्टिकुलर मास इज एक्सिलरेटेड आउट ऑफ द सिस्टम, तो उस बुलेट ने जैसे ही वो बाहर हुआ तो एक रिएक्शन फोर्स जो है सो उसने गन पे अप्लाई किया, जिसकी वजह से गन पीछे की ओर हट गई। तो ये जो रिएक्शन फोर्स अप्लाई हुआ उस मास के इजेक्ट होने के दौरान, यही रिएक्शन फोर्स आपका थ्रस्ट फोर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो आप देख रहे हैं कि थ्रस्ट फोर्स का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। आप खुद ही बताइए कि इस पिक्चर में, इस वीडियो में थ्रस्ट फोर्स क्या कर रहा है, इस लड़की को परेशान कर रहा है, शी इज़ अनेबल टू फायर एट अ टारगेटेड पॉइंट। क्यों? क्योंकि वो बंदूक को होल्ड ही नहीं कर पा रही है, थ्रस्ट फोर्स की वजह से उसका बंदूक जो है सो पीछे की ओर रिकॉइल बैक कर जा रहा है, और वो उसको मैनेज नहीं कर पा रही है। लेकिन अभी जो हम सिस्टम्स पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग थ्रस्ट फोर्स के पॉजिटिव यूज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कि कैसे थ्रस्ट फोर्स का इस्तेमाल हमारा जेट इंजन करता है, हमारा रॉकेट करता है, हम स्विमिंग के दौरान करते हैं। इसी के साइंस के बारे में हम अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, सो अभी जो डिस्कशन है हमारा वो क्या है, तो थ्रस्ट फोर्स व्हेन स्विमिंग, कि कैसे एक स्विमर थ्रस्ट फोर्स को गेन करता है। स्विमर क्या करता है, स्विमर एक्चुअली में थ्रस्ट फोर्स को क्या करता है, गेन करता है। क्या करता है, थ्रस्ट फोर्स को ये गेन करता है। ठीक है, और कैसे गेन करता है, तो जब वो हाथ पांव जो मारता है उसी की वजह से वो थ्रस्ट फोर्स को गेन करता है। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले ज़रा आप इसको यहाँ इस मूवमेंट को ज़रा देखें, इसको समझने से पहले जरा इस मूवमेंट पे आप गौर करें कि ये जो आपका स्विमर है इस पे फोर्सेस क्या क्या पिक्चर में आ रही हैं। पहला तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, दूसरा फोर्स है बियोंसी फोर्स, ठीक है, तीसरा फोर्स काम कर रहा है थ्रस्ट फोर्स, और चौथा फोर्स काम कर रहा है ड्रैग फोर्सेस। तो ये चारों फोर्सेस को क्या करना है, ये चारों फोर्सेस जो है सो इस स्विमर पे काम कर रहे हैं, और इसी चारों फोर्सेस की वजह से जो है सो स्विमर मूव कर रहा है। तो अब इन फोर्सेस का डायरेक्शन देखिए कैसा होता है। जो वेट है, ठीक है, जो वेट है ग्रेविटेशनल वेट, जो स्विमर का ग्रेविटेशनल वेट है वो देखिए डाउनवर्ड लग रहा है, और एक्चुअली में ये वेट होता क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, दिस इज़ अ डाउनवर्ड फोर्स जो डिपेंड करता है अपॉन द स्विमर्स के मास पे। इसका डायरेक्शन टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, मतलब वर्टिकली नीचे की ओर जो है सो ये ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। दूसरा फोर्स होता है आपका बियोंसी फोर्स। ये क्या होता है, द वाटर पुशेज ऑफ द स्विमर विथ ए वैल्यू प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द स्विमर।
ठीक है। एंड इफ द स्विमर स्टेज एट द सरफेस, अगर स्विमर सरफेस पे है इसका मतलब बाउंसी फोर्स इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो नेचुरल है कि अगर ये जो बाउंसी फोर्स क्या लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है। इस स्विमर पे अगर आप गौर से देखें तो इस स्विमर पे बाउंसी फोर्स किधर की ओर लग रहा है, तो इस पे स्विमर पर बाउंसी फोर्स लग रहा है ठीक ऊपर की ओर, ठीक है। तो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है और नीचे की ओर जो है आप अगर इसको देखें यहाँ से, सॉरी, हाँ, ये जो आपका स्विमर है, यहाँ देखिए ये जो स्विमर है, इस स्विमर पे नीचे की ओर फोर्स काम कर रहा है, कौन सा, mg फोर्स काम किया। और पानी की वजह से पानी की सतह जो उसके ऊपर की ओर फोर्स लगाती है, जिसका वैल्यू आपको पता है कि प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द स्विमर, तो इसकी वजह से जो ऊपर की ओर फोर्स लगता है ये क्या हो गया, तो बाउंसी फोर्स हो गया, ठीक है। बाउंसी फोर्स ऊपर की ओर लगा। तो अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे तो वो जो स्विमर है वो क्या होगा, तो स्टेज एट द सरफेस ऑफ द वाटर। अभी मैं उसके आगे मूवमेंट के कंसेप्ट को नहीं बता रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसको नीचे की ओर पुल करेगा और जो बाउंसी फोर्स जो उसको ऊपर की ओर पुश करेगा, ये अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो वो क्या करेगा, वाटर के सरफेस पे जो है सो स्टे करेगा, ठीक है। अभी मोशन की बात नहीं हो रही है। और तीसरा हो जाता है कि एक ड्रैग फोर्स, कि एज द स्विमर मूव्स फॉरवर्ड, ठीक है, ही और सी पुशेस द वाटर एंड दिस वाटर पुशेस बैक प्रोड्यूसिंग द ड्रैग, ठीक है। तो ड्रैग फोर्सेस जो है सो अपोजिट डायरेक्शंस में स्विमर पे एक्ट करेगा। तो रही बात कि यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स की, यहाँ क्योंकि जो स्विमर के मोशंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, फॉरवर्ड मोशंस के लिए। ये जो स्विमर आगे की ओर बढ़ रहा था, इसके मोशंस के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, थ्रस्ट फोर्स है। तो थ्रस्ट फोर्स एक्चुअली में क्या होता है, रही बात इसकी। तो देखिए थ्रस्ट फोर्स के बारे में हम लोग समझते हैं। when we swim वी आर अप्लाइंग द फोर्स अगेंस्ट द वाटर। जब हम लोग तैरते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथ और पाँव को काफ़ी तेज़ी में जो है सो उसको चलाते हैं। क्या कर रहे हैं एक्चुअली में हम लोग, वी आर अप्लाइंग द फोर्स अगेंस्ट द वाटर। हम वाटर के अगेंस्ट में एक फोर्स अप्लाई करते हैं जो एक्शन फोर्स माना जाएगा। तो वी आर अप्लाइंग द फोर्स अगेंस्ट द वाटर विथ आवर हैंड्स एंड आवर फीट्स। दोनों चीज़, हमारा हाथ भी मोशन में होता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि हमारा हाथ भी मोशंस में है और पैर भी मोशंस में है। तो लॉजिकल क्या होता है कि द लॉजिकल रिएक्शन इज द वाटर इम्पल्सेस अस फॉरवर्ड। तो जब हम हाथ और पाँव पानी पे मारेंगे तो पानी भी हमको जो है एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा जो कि अपोजिट डायरेक्शंस में होगा, फॉरवर्ड। तो इन अपोजिट वे वी आर मेकिंग ए फोर्स। तो कहीं ना कहीं जो हम पानी पे जब हम हाथ और पाँव चलाते हैं तो एक्चुअली में हम कुछ काम कर रहे होते हैं, वी आर डूइंग सम एक्शंस, और उसके रिस्पॉन्स में वाटर जो होगा वो हम पे क्या करेगा, थ्रस्ट फोर्स अप्लाई करेगा जो रिएक्शन फोर्स है, और उसी को हम लोग कहते हैं थ्रस्ट फोर्सेस जो है सो। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि हम लोग जो है सो अपोजिट वे में हम ही लोग फोर्स को क्रिएट कर रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग द थ्रस्ट फोर्स बाय सिंपली अप्लाइंग द फोर्स अगेंस्ट द वाटर। सो दस thrust in this case is the combinations of swimmer kicking the water with her feet and pulling it and with her hand। तो पानी को जो आप हाथ से जो है सो जो पुल कर रहे होते हैं और साथ में जो है सो पानी को जो आप किक कर रहे होते हैं पाँव से, तो इन दोनों के वजह से थ्रस्ट फोर्स जो होता है वो इंडिविजुअली प्रोड्यूस होता है, और जिसकी वजह से जो है सो स्विमर आगे की ओर ट्रैवल कर पाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि थ्रस्ट फोर्स एक्चुअली में क्या करता है, तो थ्रस्ट फोर्स स्विमर के आगे बढ़ने के मतलब के लिए फोर्सेस जो होता है वो अप्लाई करता है। और थ्रस्ट फोर्स के काउंटर बैलेंस के लिए क्या होता है, ड्रैग फोर्स होता है। तो ड्रैग फोर्स को भी काउंटर बैलेंस करता है थ्रस्ट फोर्स जो है सो। तो यहाँ आपने देखा कि कैसे थ्रस्ट फोर्स को जनरेट करता है स्विमर, और उसी के थ्रू जो है सो वाटर में वो स्विमिंग करता है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। और हेयर अब हम लोग देखने जा रहे हैं थ्रस्ट फोर्स कि कैसे एयरक्राफ्ट, ठीक है, थ्रस्ट फोर्स जनरेट होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हैवी मासेस ऑफ गैस आर बीइंग इजेक्टेड आउटसाइड द मतलब ये जो आपका इसको आप बोल सकते हैं जेट इंजन या एरोप्लेन बोल सकते हैं। तो इस एरोप्लेन से आप देख रहे हैं कि हैवी मासेस ऑफ द गैसेस आर बीइंग इजेक्टेड आउट ऑफ द सिस्टम। तो ये जो मासेस ऑफ गैस बाहर इजेक्ट होते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शंस में एक रिएक्शन फोर्स इस पर अप्लाई करते हैं जिसको हम लोग थ्रस्ट फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से ये सिस्टम मोशंस में आता है। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है, ये जो गैसेस इजेक्ट हो रहे हैं इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है कि ये बाहर से एयर को सक करता है। इसका कंप्रेशर जो होता है इट सक्स द एयर फ्रॉम आउटसाइड, और उसके बाद क्या करता है कि ये जब कंप्रेस करता है एयर को और साथ में जो आपका फ्यूल होता है उसको उसके साथ इंजेक्ट
करता है और फिर कंबस्शन होता है जो नॉर्मल इंजन्स में जैसा होता है, और उसके बाद हाई मतलब टेम्परेचर पे जो है सो गैसेस जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, हॉट एग्जॉस्ट गैसेस जो है, जो कि बाहर इतनी तेज़ी से आते हैं, और जितनी तेज़ी से ये बाहर आते हैं उतनी ही तेज़ी से रिएक्शन फोर्स, उतनी ही मैग्नीट्यूड का रिएक्शन फोर्स इस पर अप्लाई होता है, जिसकी वजह से ये जेट जो है वो आपको आगे की ओर मूव करता है। तो द थ्रस्ट इज जनरेटेड most often through the reaction of accelerating a masses of gas। अब देख रहे हैं कि थ्रस्ट कैसे पैदा हो रहा है। तो ये जो गैसेस, मासेस ऑफ गैस जो आपको उसको एक्सेलरेट कर, उसका इंजन क्या कर रहा है कि ये लार्ज वेलोसिटी के साथ जो होता है सो गैसेस को बाहर की ओर रिजेक्ट कर रहा है, और उसी की वजह से थ्रस्ट फोर्स जो है इस पर अपोजिट डायरेक्शंस में अप्लाई हो रहा है। तो स्टेटमेंट यही सिंपल सा है कि द थ्रस्ट इज जनरेटेड most often through the reaction of accelerating a mass of gas. Since the thrust is a force, it is a vector quantity having both magnitude and directions. ठीक है, thrust is generated by the engine of the aircraft through some kind of propulsion systems। याद रखिए, ये जो मैं बता रहा था ये क्या है, ये वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो है सो हाई वेलोसिटी के साथ, हाई मतलब प्रेशर के साथ गैसेस बाहर की ओर रिजेक्ट होते हैं। तो यही एक्चुअली में प्रोपल्सन सिस्टम कहलाते हैं। प्रोपल्सन सिस्टम बहुत तरह के होते हैं, रॉकेट प्रोपल्शंस, जेट प्रोपल्शंस, ठीक है। तो ये जो बाद की टॉपिक है, फिलहाल तो हम सिर्फ थ्रस्ट फोर्स को बेसिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारे हैवी मासेस को थ्रस्ट फोर्स जो है सो आगे की ओर बढ़ाता है। तो थ्रस्ट इज़ द फोर्स विच मूव्स द एयरक्राफ्ट, ठीक है, थ्रू द एयर। थ्रस्ट फोर्स की वजह से एयरक्राफ्ट हवा में जो है सो चलती है। एंड थ्रस्ट इज यूज टू ओवरकम द ड्रैग ऑफ द एरोप्लेन एंड ओवरकम द वेट ऑफ द रॉकेट। तो ये इसका भी वेट होगा जो नीचे की ओर लग रहा होगा mg, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है सो इस वेट को काउंटर बैलेंस करता है लिफ्ट फोर्सेस, ठीक है, जो इसके विंग्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, और साथ में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन इसके थ्रस्ट फोर्सेस का भी होता है। तो इसी को बैलेंस करके हमारा प्लेन जो है सो अब आसमान में उड़ता है, ठीक है। सो अब देखते हैं हम लोग, द इंजन डज द वर्क। एक्चुअली में हो क्या रहा है प्रोपल्सन सिस्टम के अंदर, हो क्या रहा है, ये जो प्रोपल्सन सिस्टम मैंने दिखाया आपको यहाँ पे, जो आप यहाँ देख रहे हैं, एक्चुअली में हो क्या रहा है कि इंजन डज द वर्क ऑन द गैस, एक्सिलरेट द गैस टू द रियर ऑफ द इंजन। उस पर काम किया, मतलब उसको हायर वेलोसिटी, हायर टेम्परेचर्स पर प्रोड्यूस किया, और उसको क्या किया तो एक्सेलरेट किया टू द रियर ऑफ द इंजन, इंजन के पीछे जो नोजल है उसकी तरफ एक्सेलरेट किया। द थ्रस्ट इज जनरेटेड इन अपोजिट डायरेक्शन एंड एक्सेलरेटेड ऑफ द एक्सेलरेटेड गैस। तो जो गैस इधर एक्सेलरेट हो रही है, आप देखिए इधर की ओर गैस एक्सेलरेट हो रही है, तो थ्रस्ट फोर्स क्या हो रही है, अपोजिट डायरेक्शंस में जनरेट हो रही है। तो magnitude of the thrust depends on the amount of gas that is accelerated and on the difference of the velocity of the gas through the engine। तो ये जो है सो कितना अमाउंट ऑफ गैस एक्सेलरेट हुआ, और साथ में रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब जो इंजन के रिस्पेक्ट में किस वेलोसिटी के साथ ये मतलब जो गैस है वो एक्सेलरेट हुआ, उस पर थ्रस्ट फोर्स हमारा डिपेंड करता है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे एक बार थोड़ी समझ लेते हैं कि द थ्रस्ट इज़ अ फोर्स दैट मूव्स एन एयरक्राफ्ट इन अ डायरेक्शन ऑफ द मोशंस। आपने देखा कि थ्रस्ट फोर्स कैसे लग रहा था, ऐसे लग रहा था, और यहाँ पे जो एग्जॉस्ट गैसेस है, जो एग्जॉस्ट गैसेस यहाँ से जो गैसेस रिलीज़ हो रहे होंगे, तो इधर से गैसेस जो है सो यहाँ तो फिलहाल ये रॉकेट ये सिस्टम दूसरा है, यहाँ नीचे से जो है सो एग्जॉस्ट गैसेस रिलीज़ होंगे। तो द थ्रस्ट इज़ अ फोर्स दैट मूव्स एन एयरक्राफ्ट इन डायरेक्शंस ऑफ मोशन, इट एक्सेलरेट द प्रोपेलर, जेट इंजन और रॉकेट, ठीक है। एयर इज़ पुल्डेड इन, यहाँ से क्या होता है, air is pulled in and then pushed out in opposite directions। one of the example is a household fan, ठीक है, पंखा भी तो हमारा यही करता है। तो ड्रैग इज द फोर्स दैट एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शंस ऑफ मोशंस। ये जो ड्रैग फोर्सेस है वो क्या कर रहा है, थ्रस्ट के ठीक अपोजिट डायरेक्शंस में आपका ड्रैग फोर्स एक्ट करता है। तो ये क्या करता है, इट अपोजिट टू डायरेक्शंस ऑफ मोशन, इट टेंड्स टू स्लो द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आइए, वेट इज़ द फोर्स कॉज्ड बाय द ग्रेविटी, नीचे की ओर जो इस पर वेट लगेगा, ये mg जो वेट होगा वो ग्रेविटी। एंड लिफ्ट इज़ द फोर्स दैट होल्ड्स द एयरप्लेन इन एयर, द विंग्स क्रिएट मोस्ट ऑफ द लिफ्ट यूज बाय द एयरप्लेन। जो आपके ये विंग्स देख रहे हैं, ये आप जब पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौलीज इक्वेशंस वगैरह, तो उसमें समझेंगे कि कैसे जो है सो ये लिफ्ट जो है सो इस विंग्स के द्वारा क्रिएट होता है, कैसे जो है सो प्रेशर्स का डिफरेंस होता है ऊपर और नीचे, जिसकी वजह से जो है सो ऊपर की ओर फोर्स लगता है, लिफ्ट फोर्स लगता है। तो ईच फोर्सेस हैज़ ए अपोजिट फोर्स दैट वर्क अगेंस्ट इट। देखिए यहाँ से कि लिफ्ट फोर्स जो है वो काम कैसे कर रहा है, अपोजिट टू द वेट फोर्स। थ्रस्ट वर्क अपोजिट टू द ड्रैग,
ठीक है। सो व्हेन द फोर्सेस आर बैलेंस द प्लेन फ्लाइज इन अ लेवल डायरेक्शन। तो जब चारों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे तो एक पर्टिकुलर लेवल पर प्लेन जो है सबका अटका रहेगा। और क्या होता है कि द प्लेन गोज अप इफ द फोर्स ऑफ लिफ्ट एंड द थ्रस्ट इज मोर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड ड्रैग। तो ये जो थ्रस्ट का जो आपका जो फोर्स ऑफ थ्रस्ट है, ठीक है, और फोर्स ऑफ लिफ्ट जो है, इन दोनों से अगर बड़ा होगा, मतलब ये दोनों बड़े होंगे ड्रैग फोर्सेस से और वेट फोर्सेस से, तो क्या होगा आपका, तब जाकर के आपका जो है सो प्लेन ऊपर की ओर मूव करेगा। तो ये था हमारा थ्रस्ट फोर्सेस को लेकर के एक बेसिक डिस्कशंस, जिसके थ्रू मेरा ऑब्जेक्टिव था कि आप समझें कि थ्रस्ट फोर्स क्या होता है। और नेक्स्ट स्लाइड में मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रॉकेट प्रोपल्शंस की बात करेंगे और जो आपका थ्रस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द थ्रस्ट फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे और डिफरेंट रॉकेट्स के पैरामीटर्स को भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो है सो, ठीक है।